हाँ, हम एक प्रोग्राम में गए हुए थे दुर्जनपुर में। दुर्जनपुर का एक मामला था। आप किसी बच्चे ने आपको कहा था कि ऐसे-ऐसे जो भाषण देने वाले होते हैं या फिर ये बोलते हैं कि हम काम कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। तो वो क्या वाक़या था? क्या क्या कारण था जिसमें आपको बोला था कि ऐसे-ऐसे बहुत वो तो लोग ये आते हैं? था, करीब 3 साल की बात होगी। और दुर्जनपुर गांव में जैसे ग्राउंड में बच्चे अपना खेल रहे थे तो मैं भी उनके बीच में चला गया। काफ़ी स्ट्रेंथ में थे, अच्छे थे, 30-40 बच्चों में 50 भी हो सकता है। मैं जाके वो बैठ गया, खड़ा हुआ, राम राम करी। वो अपने अपने खेल में व्यस्त थे। तो एक दो साथी ने, दो चार ने कहा, भाई इसकी सुनो भाई, ये कौन आया है हमारे बीच में, कुछ जाने ही था मैंने। वो अपना इकट्ठे हो गए, सारे इकट्ठे हो गए। बोले हाँ बताओ जी। मैंने अपनी बात रखी, वहाँ भाई परिचय दिया, मैं दिलबाग संधील और इस तरह हूँ। वो बोले किस पार्टी से? उस समय मैं बीजेपी पार्टी में था। वो बोले कि बीजेपी पार्टी तो ठीक नहीं है, उन्होंने बोला। और चलो आप आए हो, आप अपनी बात तो बताओ। मगर मेरे लायक पूरे जितने बच्चे हो आप, सार्वजनिक सबके कॉमन कोई ऐसा सेवा का काम हो कि भाई मैं मेरे तरफ से कर सकूं, वो मेरे को बताएं। तो सुन सुन के सारी बात, और चलो जी बोले एक बार चलिए इस रूम में। स्कूल में लाइब्रेरी थी, उसमें कुछ बेटियां पढ़ रही थी, कुछ बेटे पढ़ रहे थे लाइब्रेरी में, और गर्मी थी उसके अंदर। वो बोले जी ये देखिए, हमने इतनी अब अच्छी व्यवस्था तो कर दी, इसका स्ट्रक्चर कर दिया, बच्चे पढ़ने भी आते हैं, लेकिन गर्मी है, गर्मियों का महीना था। वहाँ फिर क्या करना है? बोले जी एक एसी दे दो। मैं भाई कोई नहीं, एसी तरह पहुँचा दूंगा। इतना ना एक लड़का हंसने लग गया, दूसरे कान में लेगा कहने। वो मेरे तक भी आवाज़ थी, थोड़ा फैसला था। मैं बोला वहाँ बेटा क्या कह रहे हैं? वो बोला जी, दूसरा साथी बोला नहीं हुआ है, बोला इसे बहुत आवा है, कह के बिक जाए हैं। तो मैं बोला वहाँ अपने अंदर ये नहीं है कि कहना कुछ और करना कुछ, जो कहेंगे वही मिलेगा। जो मतलब के सुंडी में नहीं, वही मुंह में है, नहीं में भी तरकुछ है, मुंह में कुछ है। इन बातों से कहीं हाँ। न कहीं ये लग रहा है कि आज का युवा जो है वो हाँ। किसी न किसी व्यवस्था के कारण त्रस्त है या फिर वंचित है। देखिए, व्यवस्था के बारे में बताएं, ट्रांसपोर्ट की 2-2 घंटे बच्चे व्हीकल की वेट में, चाहे हमारे यहाँ करसिंधु पालुआ मोड़ पे, यहाँ पे वो करसिंधु जाने वाले बच्चे हो, छात्र जाने वाले बच्चे हो, चाहे वो हम यहाँ बात करें अपने बड़ौदा की बात है, गोगड़िया जाने वाले, कुचराना जाने वाले बच्चे हैं, चाहे वो आम नागरिक भी हो उसमें। और चाहे उधर से बात करें नगूरा से बदाना आने वाले हैं, चाहे हम डेवड़ा से नगूरा से बात करें, डेवड़ा की, नगूरा से बात करें दिल्लूवाड़ा की, और उधर किठाना से बात करें संडील मांडी की, और बात करें छात्र थुआ की। तो इस प्रकार इधर दुर्जनपुर की बात करें, मखंड की बात करें, बुढ़ैन की बात करें, यहाँ व्यवस्था ने, या इधर सप्पा खेड़ी में बात करें तारखा की, काबरछा की, या उधर डूमरखा मोड़ पे बात करें, वो करें हम डूमरखा खुर्द की और सुदकन कला की, या उधर अपने गसोक खुर्द, गसोक कला, या झील की बात करें। इस प्रकार अनेकों मोड़ पर हमारे जो आज, जो मैं नहाई हुई से अलग हो रहे हैं। हाँ अलग है। उन पे कहीं की बात करें, मैं सारे नोटिस में मेरे, तो उन पे कहीं आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट है नहीं, सरकारी व्यवस्था है ही नहीं, और बच्चों के घंटों घंटों खराब होते हैं वहाँ पे। मुझे, मैं बताऊँ अपने, मेरे को इतना तरस आता है कि भाई इतना टाइम ये बाढ़ यहाँ खड़े होकर एक इंतज़ार में समय बर्बाद करें, तो ये पढ़ाई कब करेंगे, कोई इनका शेड्यूल किस प्रकार से सेट होगा? तो ये बड़ी भारी समस्या है, और समय आएगा तो इस समस्या को दूर करेंगे। तो हम राजनीति की तरफ थोड़ा रुख करते हैं। भूपेंद्र हुड्डा से काफ़ी नज़दीकी संबंध आपको बताए जा रहे हैं। तो क्या इस बार टिकट की दावेदारी दिलबाग सिंह कर रहे हैं? टिकट की दावेदारी तो देखिए अकेला दिलबाग नहीं कर रहा, और भी बहुत सारे साथी हैं, और वो सब कर रहे हैं। हुड्डा साहब का और पूरे शीर्ष नेतृत्व का एक ही कहना है कि भाई टिकट मिलेगी, मेरिट बेस पे मिलेगी, और वो मेरिट, वो सर्वे बेस पे मिलेगी। वो मेरिट किसने देनी है? वो मेरिट देनी है लोगों ने। लोगों के अंदर से जिसकी ज़ुबान पे जो आएगा ना निकल के, जिसको लोग मेरिट देंगे, उसको टिकट आएगी। अब देखते हैं कि वो मेरिट लोग किसको देंगे, किसको लाइक करते हैं, किसको अपने लिए ये मानेंगे कि वो हमारे बीच का है और हमारे काम आने वाला है। तो वो देखते हैं, वो तो समय बताएंगे। आपकी पार्टी के ही लोगों की बात करते हैं।
एक कंपटीशन चला हुआ है, चाहे वीरेंद्र गोगड़िया हो, दिलबाग सुनील हो, दिनेश दुआ हो, भूपेंद्र रेवा हो, कांग्रेस के करीब करीब ये मान के चलो 12 से 15 कैंडिडेट हैं। तो क्या देखते हो आप, आपकी पार्टी है तो कितना फर्क आप उनमें और खुद में देखते अब तो फर्क तो लोग बताएंगे भाई। अब मेरे कहने से फर्क है, मैं कह दूँ अपने आप को भाई हम नंबर 1 है, सारे ही अपने आप को नंबर 1 कहेंगे। किसी से पूछोगे ना अपने आप को कमज़ोर, कोई नहीं ग्राउंड में कमज़ोर साबित कर दिया तो वो पिछड़ गया। जिसका मनोबल टूट गया ना वो तो वैसे ही आगे नहीं चल सकता, वो तो वहीं रुकना पड़ेगा। तो अपने आप को हम तो मानते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग मानते हैं अपने आप को। और स्ट्रॉन्ग के मामले में क्यों मानते हैं, एक आधा साथी न्यूज सोचते भाई स्ट्रॉन्ग तो वो करे तूने क्या कर दिया, वो तो जनता ही बताएगी, लोग बताएंगे भाई क्या कर दिया। लोगों के काम आने वाले कौन है, ना काम के कौन है, सिर्फ चुनाव के समय आने वाले कौन है, और कंटिन्यू रहने वाले तुम्हारे बीच में चुनाव हो या ना हो वो कौन है, वो लोग ही बताएंगे। लगातार देख रहे हैं 3 लोग कांग्रेस पार्टी से ग्राउंड पे दिखाई दे रहे हैं काफी समय से, 2-3 महीने से, वीरेंद्र गोगड़िया, दिलबाग सुनील और विजेंद्र सिंह। किस प्रकार से देखते हैं आप इनको? विजेंद्र सिंह तो मेरे हिसाब से तो कागजों में है, वो मीडिया में है। और विजेंद्र सिंह ने तो आज तक कुछ किया ही नहीं। जब ये प्रशासनिक तो उस पर था, गद्दी पे था, जब ये एक कमिश्नर उस पर रैंक पे था या डीसी रैंक पे था, तो उस समय तो लोगों को वहाँ किसी को कोई सिफारिश के मामले कोई कहीं काम करवाने गया तो ये कहते हैं भाई सिफारिश का क्या काम है, काम कैसे बनेगा ऐसे। उसने तो काम आज तक वो मतलब किए नहीं, और आज वो कहते हैं कि कमेरे वर्ग का शोषण है। कमेरे वर्ग के लिए आप ये बताइए इस परिवार ने, इनसे पूछिए आप, कमेरे वर्ग के लिए इस परिवार ने क्या किया है। कमेरे वर्ग का शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, कमेरे वर्ग के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे जब आप लोगों ने कमेरे वर्ग के लिए कुछ किया हो। अगर देखा जाए किसान आंदोलन शुरू हुआ था, फिर महिला पहलवान थी वो भी आंदोलन में थी, कहीं ना कहीं वीरेंद्र सिंह परिवार भी उसमें शामिल दिखाई दे रहा था, किसानों के साथ भी खड़ा दिखाई दे रहा था, और महिला पहलवान आंदोलन में भी। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या किस तरीके से कौन कहता है किसान आंदोलन में विजेंद्र सिंह किसानों के साथ था? विजेंद्र सिंह वीरेंद्र सिंह परिवार नहीं, बाप बेटा तो वहाँ ट्रैक्टर यात्रा निकाल रहा है, ये स्टंट चौधरी वीरेंद्र सिंह करे मैं किसानों के साथ हूँ। तो ये दिखावा था, सिर ढोंग था। जो ऐसे किसानों के साथ होते वहाँ से त्याग पत्र देते, एकदम वहाँ से रिजाइन देते, सांसद सीट से अपनी पार्टी से रिजाइन देते। ये सब राजनीति का खेल है। और इतने किसानों के ऐसे होते तो ये उसी सब में ये कहते हुए हम आपके साथ हैं, कभी किसानों के बीच में तो आए नहीं। ये सिर्फ बयानबाजी अखबार में कर दिया, मीडिया में कर दिया, ये बयानबाजी होंगे और उनके पास कुछ नहीं है। जनता जान चुकी है, जनता ने मन बना लिया भाई इनसे पैंडा छुटवाना है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी तो यही कह रही है कि जो टिकट है वो सर्वे के आधार पर मिलेगी। तो क्या सर्वे में अगर देखा जाए तो नाम की देखा जाए, कहीं ना कहीं वीरेंद्र सिंह का नाम थोड़ा ऊपर के ऊपर आ रहा है, तो इसको किस प्रकार से आप देखते हैं? किसका? वीरेंद्र का? ब्रिजेंद्र सिंह। हाँ, ब्रिजेंद्र का नाम हमने तो कहीं ऊपर देखा नहीं, बाकी तो लोग ही बताएंगे और समय बताएगा। नाम ऊपर आपने कहाँ देख लिया, किस चैनल पे देखा आपने, वो तो आपने पता होगा, आप बताओ। ऐसी तो बात नहीं है भाई कहीं ऊपर हमने तो कहीं सुना, तो आज तक तो सुना नहीं किसी पे, एक आदमी मुँह से नहीं सुना इनका नाम ऊपर है। जी, अगर ये देखा जाए कि कहीं ना कहीं अग्निवीरों का मुद्दा चला हुआ है अभी, 10% आरक्षण और 5% जो 5 लाख का बैंक से लोन दिया जाएगा ब्याज मुक्त, तो इसको किस प्रकार से आप देखते हैं? इसमें कौन कह रहा है भाई ये कह रहा हुआ? ये बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट ने भी 4 साल की टर्म जो अग्निवीर की करे थी ना, उस समय ये कहाँ थी? ये जब कहते लोन देंगे, ये शब्द कौशले चुनावी ढकोसले है, जब दिखने लग गया। आज इनकी लोगों के नकार दी है बीजेपी पार्टी को, और लोगों के मतलब अंदर इनके नकारात्मक सोच है। तो उस कारण से आज ये सोचे लुभावने वादे करके आज किस प्रकार से दोबारा से हम उस सत्ता के नज़दीक पहुँचे, लेकिन नज़दीक पहुँचने वाले नहीं है, बहुत दूर है। कुछ भी करें ये लोग सब जान चुके हैं भाई ये चुनावी वादे हैं। हम थोड़ा वापसी में चलते हैं। इससे पहले कांग्रेस में आने से पहले आप बीजेपी के साथ भी गए थे, तो वहाँ के क्या कारण रहे थे आपको बीजेपी के साथ? सबसे पहला कारण तो ये था कि जैसे कि इन्होंने ये कानून लाए, 3 कानून बनाए किसानों के खिलाफ, और हमारा जो किसान भाईचारा था, मजदूर भाईचारा था,
वो धरने पे बैठे, इतनी परेशानियां उन लोगों ने काटी, यानी कि 13 महीने के करीब वहाँ आंदोलन में बैठे रहे, घर छोड़ छोड़ के। मैं वहाँ भी गया हूँ, वहाँ जो हमारे वो टेंटर जो उन बनाए थे ना, उसमें भी मैंने रात भी बिताई है। वहाँ गंदे नाले के ऊपर एक रात में मैं सोया भी गंदे नाले के ऊपर इतनी बुरी स्मेल उसमें से आ रही थी कि मैं तो खैर चल सो गया, लेकिन जो इन पर के नेताओं ने कहा नहीं, ये जो जिसकी बात करें ब्रजेंद्र सिंह आप कह रहे थे अभी, उन लोगों को 1 घंटा वहाँ बैठा के दिखाओ आप, वो टिक नहीं पाएंगे। तो वहाँ इतनी बुरी तकलीफ सहन करके वो लोग हमारे किसान साथी रुके। और देखिए किसान नहीं, वहाँ व्यापारी भाइयों की तरह नुकसान हुआ, कर्मचारियों की तरह नुकसान हुआ, वहाँ मजदूरों की तरह नुकसान हुआ, क्योंकि वो इंडस्ट्री एरिया था सब। उस इंडस्ट्री एरिया में वहाँ टेंट लगा के, रास्ते ब्लॉक करके, बैरिकेड लगा के जो सरकार ने किए, तो सारा काम चौपट हो गया था। दुकानदारी बंद हो गई थी लोगों की, सब धंधे बंद हो गए थे। मजदूर को भी, व्यापारी को भी, छोटे कर्मचारी को भी, प्राइवेट कर्मचारी जो फैक्ट्रियों में काम करते थे, सबको अपना पेट चलाना बड़ी मुश्किल हो गया था। तो ये सब चीज़ें देख के कि जब हमारे लोग, हमारे साथी जो हमारे से जुड़े हैं, वो इस सरकार को नहीं चाहते, इस सरकार के रवैये को उससे खुश नहीं है, तो हम उनके साथ ही क्यों ना लगे, अपनों के साथ क्यों ना लगे, ये सब सोच के वो, क्योंकि मेरे प्रति वो नज़रिया उनका इस प्रकार से देखने लग गए थे कि भाई ये कानून पास करने वाले हैं, कि कभी सारा ये खेल क्यों उस पार्टी में जुड़े हुए थे। और मैंने तो आवाज़ भी उठाई थी, एक बार हमारी मीटिंग थी, किसानों की आवाज़ मैंने उठाई बीजेपी सरकार में, जब उनकी मीटिंग थी, तो वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। जब हमने सोचा भाई यहाँ सुनने वाला कोई है नहीं, और अपने जितने साथी हैं, अपना किसान मजदूर वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, तो सब इससे दुखी हैं, भाई क्यों ना हम इनको छोड़कर अपने भाईचारा में आके मिले। ये वो फैसला हमने तब लिया था। किसान आंदोलन के दौरान आप सक्रिय थे, तो किसान आंदोलन में किसानों ने वहाँ पर सड़कों के साथ साथ में सब्जियां उगा दी थी, काफ़ी टेंट लगा दिए थे, तंबुओं में एसियां लगाकर किसान वहाँ बैठ गए थे एक लंबे समय तक। अगर देखा जाए तो भारत का सबसे लंबा आंदोलन इसको हम मान सकते हैं। तो किस प्रकार का माहौल वहाँ उस वक्त था, और किस प्रकार की जो रणनीतियाँ थी, उनसे किस प्रकार से किसान वर्ग संतुष्ट था? देखिए, एक तो सब आपस में उन शिविर, जितने शिविर लगे थे, वहाँ पे टेंट लगे थे, घर बनाए हुए थे, वो अपने से ट्राली बनाया हो, चाहे वो टेंट लगा के बनाया हो, एक भाईचारा का माहौल इतना पैदा हुआ वहाँ पे, चाहे वो किसी स्टेट का हो, यूपी का हो, पंजाब का हो, राजस्थान का हो, हरियाणा का हो, सब आपस में एक भाई देखते थे, भाई ये मेरा भाई है। तो दूसरा, एक दूसरे की आपस में मदद करना भी मैंने देखा। वहाँ किसी के पास दूध नहीं है तो भाई इधर दूध ले जा, लस्सी नहीं तो लस्सी लेके जा, पानी नहीं तो पानी। क्योंकि मैं एक बार नहीं, मैंने तो 15 बार विजिट किया वहाँ, बल्कि मैं तो रास्ते से फ़ोन कर देता, भाई आने लग रहा, खाना बनाइए और अब रोटी खानी है, चाय पीनी है, चाहे दिल्ली की साइड से आया चाहे इधर से गया। तो मैं तो 15 बार 20 बार विजिट करी। तो उस समय मैंने देखा कि भाईचारा का और एकता का माहौल वहाँ इतना बढ़िया था, और वही भाईचारा और एकता की जीत हमारी हुई, और उन्हें सरकार ने, बीजेपी ने, वो कानून वापस लेने पड़े। लास्ट में हम आते हैं कि आगे दिलबाग संडील। पहले तो यही जानना चाहेंगे कि दिलबाग संडील क्यों रखा है, क्योंकि एक संडील गांव का नाम है आपका, अगर निक नेम देखा जाए तो मलिक, तो संडील कैसे, किस प्रकार से आपने नाम रखा? इसके बारे में मैं आपको बताऊं, जैसे मैं पोल्ट्री का काम करता और जिसके साथ मेरा लेन देन था, तो वो कोई न कोई तो उसके आगे पीछे से शहर का नाम लगाओ, या उसका सरनेम में कुछ न कुछ तो लगाएंगे, अकाउंट लेजर जो भी बनाएंगे। जितने भी हमारे जींद के लोग थे, ट्रेडर लोग थे, जो माल हमारे से देते थे, फार्मर भाई थे, किसान भाई थे, वो सब वो दिलबाग संडील के उनके खाता लगा हुआ था। मैं जाता, भाई साहब मिलाना है, हाँ जी किस नाम से, हमने इनके पास गया, तो वो मैं बोलता हुआ दिलबाग संडील। तो उस समय से ही जब वो नाम चला हुआ था, मैंने सोचा भाई बाकी क्या है, देखो मैं इस चीज़ को भी नहीं मानता कि वह गोत और जात, मैं इन चीज़ों को ये भी नहीं मानता कि वह गोत और जात कोई बात है, चीज़ है। क्यों नहीं मानता? क्योंकि हम सब भाई हैं, कोई जात पात नहीं, कोई गोत नात नहीं, सब हम एक ही भाई हैं। सब ऊपर वाले के मतलब यहाँ जो हमने ऊपर वाले ने भेज के हैं, तो वो ये नहीं है कि इनमें गोत कौन है और भाई कौन है और जात कौन है। वो भाई है जो अपने काम आए, जो अपना दुख सुख का साथी हो, चाहे वो घर का पड़ोसी हो, चाहे वो गांव का पड़ोसी हो, चाहे वो गुआंढ का हो, और चाहे कहीं भी हो,
आज हम किसी भी स्टेट में जाए, दूसरी स्टेट में जाए, या आज मैं जिन रहने लग रहा हूँ, आज मेरे जो दुख सुख के साथी है ना, मेरे वो जो नियर डियर है ना, तो सबसे पहले तो वही बनेंगे। तो किसी भी जात का हो, मैं नहीं समझता कोई जात पात में ज़्यादा विश्वास नहीं रखना चाहिए। गोद वाली बात है, ठीक है, हमारे गोद बना रखे, हमने वो परंपरा में रहना पड़ेगा, लेकिन ऐसी नहीं है कि वह हमें गोद को लेके और जात पात को लेके कोई विशेष तौर पर कहीं आगे रहे। अगर टिकट मिलती है और आप जीत जाते हैं, क्योंकि एक तरफ से कांग्रेस का माहौल बना हुआ, तो आने वाले समय में उचाना में करने वाला जो फर्स्ट काम होगा तो क्या होगा आपकी नज़र में? एक तो हमारे बच्चों को रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार से हो, किस प्रकार से मिले, उसके हमारा ऊपर आज से ही फोकस है। हम आज से ये सोचने लग रहे हैं हमारे इलाके में कि बनने के बाद सरकार से कोई इंडस्ट्री, कोई आईएमटी जैसी यहाँ कुछ कटे, तो वो हमारे इलाके के जो भी रोजगार के साधन हो गए, इंडस्ट्री होगी, उद्योग हो गए, तो रोजगार अपने आप ही आएगा। कल जैसे मैं परसों दिल्ली जाते हैं, पानीपत जाते हैं, इंडस्ट्री एरिया कहीं भी हो, वहाँ जाके देखते हैं ना, हज़ारों की संख्या में रोड पे ऐसे जा रहे हैं बच्चे, मतलब जो भी कर्मचारी प्राइवेट जाए, कोई सरकारी जाए, कि हज़ारों की संख्या में लाइन लग के वो इस तरह जाते हैं जैसे कोई रैली में जा रहे हो। तो आज अपने इलाके में आप देखेंगे ना, रोजगार के नाम पे तो आपको 10 भी ऐसे नहीं मिलेंगे रोड पे कि वह लगातार वो 10 लोग जा रहे हैं। यहाँ है ही नहीं, बेरोजगारी इतनी है, लगातार युवाओं का बाहर जाने का क्रेज बना हुआ है दूसरे देशों में। लोग क्रेज, यही तो बात है ना, वो क्यों जा रहे हैं? वो अपनी ज़मीन बेच के, अपने टूम ठेकरी बेच के, अपने रिश्तेदारों से उधार उठा के आज वो विदेशी तरफ प्लान करें, और बड़े बड़े रिस्क पे। उनमें से भी है कि 100 बच्चे भी गए ना, ये नहीं कि 50 उनमें से कामयाब है, हो सकता है उनमें से 20-30 कामयाब हो, बाकी तो वो किसी का पैसा कोई रास्ते में डोंकी में हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, किसी का कोई एजेंट खा गया, या किसी को काम नहीं मिला। तो इस प्रकार से देखे भी हैं बहुत सारे साथी, बहुत सारे बच्चे आज बर्बाद हो रहे हैं अपनी ज़मीन जायदाद बेच के। तो ये मेरा अपना मानना ये है कि रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ सृजन हो, हमारे बच्चों को रोज़गार मिले, तो ये सबसे पहला मुद्दा हमारा ये रहेगा। लगातार देख रहे हैं आपने कई वाहन लगाए हुए हैं, बसें हैं, रिक्शा है, जो बेटियों के लिए फ्री जाती हैं, तो ये आपको इन मोटिवेशन किस तरीके से मिलता है और इनका जो खर्चा होता है वो कहाँ से आता है? ऐसा है, देखिए, खर्चे की बात तो ये है, हमने एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी है अपनी, और दूसरा खर्चा तो परमात्मा ने दे रखा है, छोटे मोटे खर्चे हैं, कोई इतना बड़ा खर्चा नहीं होता इनमें। और मोटिवेशन की बात करें, हर रोज़ जैसे हम फील्ड में जाते हैं, अब जगह जगह मैंने आपको गिनवाए थे अभी, वो इतने बच्चे परेशान दिखते हैं, और मेरे अंदर दया की भावना परमात्मा ने वो कुछ ज़्यादा रखी है, उनको देख के दया आती है मन में। ये बच्चे ने देखिए कितने परेशान है, कितना टाइम खराब होगा, ये सोच के हमने 1-2 जगह इस प्रकार का निर्णय लिया जहाँ ज़्यादा ज़रूरत की बात थी। लगाए तो वो 4-5 जगह और भी थे, लेकिन वो काम करने वाले हैं जो रिक्शा वाले, वो थोड़ा उसका शेड्यूल सा ठीक नहीं रखते। बाकी जो भी डिमांड आती है हम कोशिश करते हैं भाई जिस ये परेशानी किसी का ना हो, तो इस प्रकार से हम उसकी कर रहे हैं। थैंक यू। आप देख रहे थे इस वक्त दिलबाग संडील, जो कि एक समाज सेवी हैं और राजनीति में अपना कदम आगे बढ़ा रही हैं। तो इसके बारे में आपने पूरे विचार सुने, तो इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और हमारे चैनल पर एक सर्वे चला हुआ है, उसमें अपने जो पसंदीदा नेता है उसके आप वोट कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।